हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी गाइड द फाइनेंस स्ट्रीट पर और आज हम डाइव इन करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल डीप डाइव में NISM चैप्टर 4 फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हैं या लिटरली बस मार्केट की गहराई को एक प्रो की तरह समझना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक अल्टीमेट टूलकिट बनने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन्वेस्टिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझेंगे, रिसर्च के एथिकल रोल पर बात करेंगे, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस का वो क्लासिक डिबेट ब्रेकडाउन करेंगे, क्वांट और बिहेवियरल फाइनेंस को टच करेंगे और फाइनली कमोडिटी फंडामेंटल्स को डीकोड करेंगे। काफी ग्राउंड कवर करना है, सो लेट्स जंप राइट इन। Alright, starting with section 1. What is investing? मार्केट में कैपिटल डिप्लॉय करने से पहले उसकी सही फिलॉसफी दिमाग में सेट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो सबसे पहले एक ऐसे सवाल को टैकल करते हैं जो आपने डेफिनेटली 100 बार सुना होगा, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। एक्चुअल डिफरेंस क्या है? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना लिटरली सबसे बड़ी और कॉमन गलती होती है मार्केट में। लेट्स क्लियर दिस अप राइट नाउ। देखिए, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप एसेंशियली एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को डीप डाउन एनालाइज करके। ये थोड़ा एक पेड़ लगाने जैसा है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक हाईली शॉर्ट टर्म अप्रोच है। यहाँ फोकस एक्चुअल बिजनेस वैल्यू पर नहीं होता, बल्कि हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स और उनसे मिलने वाले स्प्रेड्स पर होता है। सो बेसिकली एक तरफ फंडामेंटल वैल्यू का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो दूसरी तरफ प्राइस एक्शन का कैलकुलेटेड क्विक बेट। अब इन्वेस्टिंग के अंदर भी दो अलग अप्रोचेस होती हैं। पहली है एक्टिव इन्वेस्टिंग। ये एक हंट की तरह है, जहां आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं ताकि अंडर प्राइस सिक्योरिटीज को पकड़ सकें और ओवर प्राइस को निकाल सकें। काफ़ी वक्त और डीप रिसर्च लगती है इसमें। दूसरी है पैसिव इन्वेस्टिंग। यहां आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने का स्ट्रेस नहीं लेते, यू जस्ट राइड द ब्रॉडर वेव। आप सीधा एक ब्रॉड एसेट क्लास या इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें डे टू डे एफर्ट लिटरली ना के बराबर लगता है। मूविंग टू सेक्शन 2, द रोल ऑफ रिसर्च। ये किसी भी एनालिस्ट की जॉब का एब्सोल्यूट कोर है। सिर्फ डेटा लाना नहीं, बल्कि उस डेटा को लीगली और एथिकली गैदर करना। यहाँ एक टर्म आता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। गाइज, ये किसी भी एनालिस्ट के लिए एक एब्सोल्यूट रेड लाइन है। ये वो प्राइस सेंसिटिव डेटा है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता। एक स्ट्रिक्ट रूल हमेशा याद रखिए, आपकी रिसर्च में कभी भी इस रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फिडेंशियल डेटा के बेसिस पर कोई ट्रेड या रिकमेंडेशन नहीं आनी चाहिए। इट्स इलीगल और ये मार्केट इंटेग्रिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। नो शॉर्टकट्स हियर। तो फिर सवाल ये है कि एनालिस्ट्स वो लाइन क्रॉस किए बिना अपना एज कैसे बनाते हैं? वो यूज करते हैं मोज़ेक एनालिसिस। आप इसको एक जायंट पजल सॉल्व करने जैसा समझ सकते हैं। आप पब्लिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ छोटे मोटे नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक क्लूज इकट्ठा करते हैं, जैसे कि एक रिटेल स्टोर में वीकेंड पर कितनी भीड़ थी, और इन सब छोटे डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक मैसिव इंसाइट निकालते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के टोटली ऑपोजिट मोज़ेक एनालिसिस एक परफेक्टली लीगल और हाईली रिस्पेक्टेड मेथड है। इट्स प्योर एनालिटिकल जीनियस। Okay, now for section 3, technical versus fundamental analysis. Yeah, definitely market का सबसे बड़ा डिबेट है और बेसिकली वो दो लेंसेज हैं जिनके थ्रू हम सिक्योरिटीज को देखते हैं। तो एक तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये डायरेक्टली अज्यूम करता है कि प्राइस ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है। टेक्नीशियंस को किसी कंपनी की बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होता। उनका पूरा फोकस हिस्टोरिकल चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट्स और वॉल्यूम पर होता है। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस इज एंटायरली डिफरेंट। ये प्योरली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने पर फोकस्ड है। फंडामेंटल एनालिस्ट एक्चुअली इकोनॉमी, सेक्टर की ग्रोथ और बिजनेस की अंडरलाइंग हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप टेक्निकल रूट्स चूज करते हैं तो आपको इन 3 कोर पिलर्स को मास्टर करना ही होगा। पहला है प्राइस हिस्ट्री, जो बेसिकली हमें मार्केट का अंडरलाइंग ट्रेंड और डायरेक्शन दिखाता है। दूसरा है वॉल्यूम। देखिए, एक प्राइस ट्रेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से बैक्ड होना चाहिए, वरना ट्रस्ट मी वो एक मेजर रेड फ्लैग हो सकता है। और तीसरा पिलर है टाइम स्पैन। ये मार्केट की उस शॉर्ट टर्म नॉइज को फिल्टर आउट करने में मदद करता है और लॉन्ग टर्म फोर्सेस का असली इंपैक्ट समझाता है। अब अगर आप फंडामेंटल रूट पर चलते हैं तो सबसे लॉजिकल तरीका होता है टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इकोनॉमी को ब्रॉडली एनालाइज करें, मैक्रो ट्रेंड्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन देखकर। स्टेप 2, फिर इंडस्ट्री पर नैरो डाउन करें ताकि उस स्पेसिफिक सेक्टर की ग्रोथ का आइडिया लगे। और फाइनली स्टेप 3, कंपनी एनालिसिस, जहां आप उनके फाइनेंशियल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एकदम माइक्रोस्कोपिकली इवैल्यूएट करते हैं। Let's move on to section 4, quantitative and behavioral approaches.
ये सेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे हार्ड नंबर्स और उसके साथ हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो प्योरली हार्ड नंबर्स और डेटा पर बेस्ड होती है। ये बेसिकली पास्ट टाइम सीरीज डेटा और इकोनॉमिक ट्रिक्स यूज करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। साउंड्स ग्रेट राइट? पर इसकी एक मेजर लिमिटेशन है जो आपको एग्जाम के लिए डेफिनेटली याद रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बार बार आने वाले चेंजेस का मतलब है कि आप आज के डेटा को 10 साल पुराने डेटा से परफेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। उसके ठीक ऑपोजिट एंड पर है बिहेवियरल फाइनेंस। हमेशा याद रखिए, दिन के आखिर में मार्केट्स इंसान ही तो चलाते हैं। ये अप्रोच प्रॉपरली स्टडी करती है कि कैसे हमारे कॉग्निटिव बायसेस, हमारा डर, लालच और वो एक हर्ड मेंटालिटी भेड़ चाल हमसे हाईली इरैशनल डिसीजंस करवाती है। अगर आप सच में मार्केट मास्टर करना चाहते हैं तो इन बिहेवियरल बायसेस को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बैलेंस शीट को पढ़ना, मे बी इवन मोर। Alright, coming to our final section, commodity fundamental analysis. अब हम इक्विटीज की दुनिया से बाहर निकलकर रियल फिजिकल एसेट्स पर आते हैं, जहां फंडामेंटल रिसर्च का लेंस थोड़ा अलग हो जाता है। जब आप एक कमोडिटी को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उसके रियल वर्ल्ड सप्लाई फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में एक्चुअल क्रॉप यील्ड्स क्या है या मेटल्स में माइनिंग आउटपुट कितना है। प्लस आपको लिटरली वेदर ट्रैक करना पड़ता है। एक सिंपल रीजन है, एक भयंकर सूखा या तूफान ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्राइसेस को रातों रात फ्लिप कर सकता है। और ऑफ कोर्स स्टोरेज लेवल्स चेक करने के लिए इन्वेंट्री डेटा को क्लोज मॉनिटर करना तो बनता ही है। और इस इक्वेशन की दूसरी साइड है डिमांड। यहां आप ब्रॉड कंजम्पशन ट्रेंड्स और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझते हैं। इसमें करेंसी मूवमेंट्स एक मैसिव रोल प्ले करते हैं, स्पेसिफिकली यूएस डॉलर इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ग्लोबल कमोडिटीज डॉलर्स में ही प्राइस्ड होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैरिफ्स और जियोपॉलिटिक्स जैसे वॉर्स या इंटरनेशनल ट्रेड बैंड्स डिमांड को एकदम तेजी से स्विंग कर सकते हैं। इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। और इसी के साथ हमारा NISM चैप्टर 4 का ये डीप डाइव कंप्लीट होता है। अब असली टेस्ट का टाइम आ गया है। आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने चैप्टर 4 के MCQs का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज गो चेक दैट आउट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर आपको आज का कंटेंट इंसाइटफुल लगा तो ऐसी ही वीडियोस के लिए द फाइनेंस स्ट्रीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए। आज के इस AI और सुपरफास्ट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के जमाने में क्या आपको लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस की वैल्यू और भी बढ़ गई है या कम हो गई है? सोचिए इस पर, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन।